हिंदुस्तान एक बहुत बदलाव से गुजरने वाला समाज है इस वक्त। ऐसे बदलाव जो हमारे बुजुर्गों ने 100 साल में नहीं देखे थे वो हमने 20-25 साल में देखे हैं और ये सारी दुनिया बदलाव से गुजर रही है। ऐसे में हम सब लोग इसी कोशिश में हैं कि कैसे इस बदलाव को कम पेनफुल बनाया जाए। कम जहानत तो कुदरत ने सबको बराबर दी है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों। सवाल ये है कि उसको जहानत को इस्तेमाल करने का, उसको परवान चढ़ाने का मौका समाज देता है या नहीं देता है। बदलाव से गुजरता हुआ समाज जो है वो बहुत तकलीफ से गुजरता है और बहुत रेसिस्टेंस होता है ना बदलने के लिए। इस समाज में, हमारे समाज में एक बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं आम तौर पे वो बहुत ही तकलीदी हैं, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो रवायतें नहीं छोड़ रहे हैं। ज़ात का मामला हो, चाहे दीनी और धार्मिक कट्टरपन का मामला हो, चाहे आप देखिए ना सामाजिक बुराइयां जैसे जहेज़ है, जैसे और इस तरह की नस्लवादी बातें हैं। आज भी अगर आप उठा करके अखबार देखें तो जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं उसमें दिख जाएगा कि गोरी लड़की चाहिए, कमाने वाली लड़की चाहिए, अपनी ज़ात की लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज के बुज़ुर्गों ने ही चला रखी हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। ख़ास मुलाकात के प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। और आज आपकी एक मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहूँगा, शीबा असलम फ़हमी, जो हकीकत में किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जान सकें कि शीबा असलम फ़हमी क्या शख्सियत हैं और उन्होंने किस तरह अपनी जो ज़िंदगी का सफ़र है वो यहाँ तक तय किया। पहले अपने बारे में थोड़ा सबसे पहले ये आपके सभी नाज़रीन को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं शीबा असलम फ़हमी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से हूँ और उस शहर से की जो मिट्टी ने जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी दिया, जो भी तजुर्बात दिए और जो भी तहज़ीब और आदाब दिए, मेरी कोशिश है कि मैं उन सब को निभाऊं। और दिल्ली आने के बाद मैं तकरीबन 25 साल पहले, 24 साल पहले दिल्ली आई और दिल्ली आने के बाद फिर यहाँ पर जो काम शुरू किया, जो जर्नलिज़म शुरू किया, जो पढ़ाई लिखाई शुरू की, उसके बाद से आज तक वो सफ़र जारी है। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ तालीमी इदारे भरपूर हैं। आप कुछ भी पढ़ना चाहें तो वहाँ रहते हुए आप पढ़ सकते हैं। कानपुर में रहते हुए आपको पढ़ाई के लिए शहर छोड़ने की और किसी बड़ी जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बहुत भरपूर फ़ायदा मुझे मिला और अच्छी पढ़ाई मुझे वहाँ मिली, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। और उसके बाद जब दिल्ली आए तो यहाँ आकर के देखा कि JNU जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ हासिल थी, 3 मूर्ति जैसी लाइब्रेरी हासिल थी, तो ख़ुद को रोक नहीं पाए। फिर पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाया, फिर दोबारा एक MA किया, MPhil किया और फिर PhD तक पहुँचे और JNU से। और उसके अलावा क्योंकि सहाफ़त पहले ही शुरू कर दी थी कानपुर में रहते हुए ही, तो सहाफ़त का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। और यहाँ आकर के, दिल्ली आकर के भी मैगज़ीन एडिट करी और अखबारों में लिखा, कॉलम लिखे। फिर TV शुरू हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कदम दाखिल किए और वहाँ से बहुत मौज़ूआत पर, बहुत अहम करंट अफेयर्स पे डिबेट में शामिल रहे। तो तारीफ़ तो कुछ नहीं है, लेकिन मुख्तसर सा तारुफ़ यही है कि समाज में जो भी आम फ़िक्रें हैं उनसे जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि समस्या और समाधान के बीच में जो बड़ा सा गैप है उसके बारे में सोचें कि उसको कैसे पुर किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। और अगर उसमें एक बिंदु का, 1 इंच का भी कोई हमारा योगदान हो सकता है तो वो दिया जाए। तो बहरहाल हिंदुस्तान एक बहुत बदलाव से गुजरने वाला समाज है इस वक्त। ऐसे बदलाव जो हमारे बुज़ुर्गों ने 100 साल में नहीं देखे थे वो हमने 20-25 साल में देखे हैं और ये सारी दुनिया बदलाव से गुजर रही है। ऐसे में हम सब लोग इसी कोशिश में हैं कि कैसे इस बदलाव को कम पेनफुल बनाया जाए, कम तकलीफ़देह बनाया जाए और हम कैसे प्रोग्रेस की तरफ जाएं। अपनी तकलीदी जो रवायतें हैं, जो इंसानियत के काम की नहीं हैं, उन पर नज़रसानी की जाए और जो काम की चीज़ें हैं पुराने वक्तों की, हमारी परंपराओं की, हमारी रवायतों की, हमारे दीन की, वो सारी चीज़ें जो काम की हैं वो सब
कैसे नए तकाज़ों के साथ ढाली जाएं। तो इसी कोशिश में हम भी लगे हुए हैं। यही मुश्किलात का जो है आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने पेश आई? क्योंकि एक मुस्लिम समाज से आने के बावजूद आपने इतनी काबिलियत अपने अंदर रखी हुई थी जिसको बाहर निकाल के आप लाए। मुश्किलात क्या क्या आपके सामने रही? देखिए, जहानत तो कुदरत ने सबको बराबर दी है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों। सवाल ये है कि उसको जहानत को इस्तेमाल करने का, उसको परवान चढ़ाने का मौका समाज देता है या नहीं देता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ वालिदैन बहुत पढ़े लिखे थे। वालिद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑफिसर थे और वालदा जो है वो टीचर थी। तो इस वजह से बहुत माकूल हालात मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदैन ने समाज का सामना किया हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में। वो कभी भी इस प्रेशर में नहीं आए कि लड़की है स्कर्ट पहन के स्कूल जा रही है, क्रिश्चियन स्कूल जा रही है, क्रिश्चियन कॉलेज जा रही है, वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया वालिदैन का, वालिद साहब का, वालदा का, और ख़ास कर वालिद साहब का। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, और उसके बाद हिंदुस्तान में पैदा हुए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शख्सियत, नेहरू जी की शख्सियत, और उसके बाद मेरे वालिद की शख्सियत, ये चार मर्द अगर का सहारा मुझे ना मिलता तो मैं या मेरे जैसी कोई भी लड़की मुस्लिम समाज की या हिंदुस्तानी समाज की वो अपनी सलाहियतों को उस तरह से उनका मुजाहरा नहीं कर सकती थी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है। लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा कि बदलाव से गुज़रता हुआ समाज जो है वो बहुत तकलीफ़ से गुज़रता है और बहुत रेसिस्टेंस होता है ना बदलने के लिए। इस समाज में, हमारे समाज में एक बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं आम तौर पे वो बहुत ही तकलीदी हैं, वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो रवायतें नहीं छोड़ रहे हैं। ज़ात का मामला हो, चाहे दीनी और धार्मिक कट्टरपन का मामला हो, चाहे आप देखिए ना सामाजिक बुराइयां जैसे जहेज़ है, जैसे और इस तरह की नस्लवादी बातें हैं। आज भी अगर आप उठा करके अखबार देखें तो जो मैट्रिमोनियल कॉलम्स हैं उसमें दिख जाएगा कि गोरी लड़की चाहिए, कमाने वाली लड़की चाहिए, अपनी ज़ात की लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज के बुज़ुर्गों ने ही चला रखी हैं। तो बुज़ुर्गों की तरफ से रेसिस्टेंस आता है और हमारे यहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं इसलिए हर हाल में उनकी इज़्ज़त कीजिए, चाहे वो गलत बात कह रहे हों। तो ऐसे समाज में चेंज लाने की कोशिश करना मेहनत वाला काम है। मैंने भी अपने समाज के अंदर जो तकलीद पसंद लोगों ने जो भी गलत रवायतें और इंसान के लिए बेकार हो चुकी रवायतें राइज कर रखी हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत लिखा है, कॉलम्स लिखे हैं। और ख़ास कर मुसलमान घरानों के अंदर जमहूरियत, इंसाफ और एतदाल का जो सवाल है उसके ऊपर बहुत लिखा है। उसकी वजह से मुझे बहुत हमले भी बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन ज़्यादा बड़े तादाद में लोगों ने साथ दिया। मुसलमानों ने ही साथ दिया और मुसलमान मर्दों ने भी साथ दिया। नौजवान जो हमारे भाई हैं उन्होंने साथ दिया। तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। वो दौर उससे भी गुज़रे, आइंदा भी गुज़रते रहेंगे। लेकिन सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, तालीमी तौर पे, सेहत के लिहाज से समाज को जो कुछ भी करना है बेहतर बनने के लिए, उसमें अगर पुराना कुछ छोड़ना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये दुनिया वो नदी का धारा है जो आगे ही बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं जाएगा। जितनी जल्दी हमारा समाज ये बात समझ ले उतना अच्छा है। और समाज में बदलाव लाने वाले लोगों के लिए जो एक नफ़रत या जो कट्टरपन पैदा हो रहा है उससे निपटना चाहिए, और ये हर समाज के लिए उतना ही सच है। मौजूदा वक्त में अब पूरा देश एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिसको हज़ारों लोग इसकी जद में हैं, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। और इसकी क्या वजह मानती हैं आप? और जो लोग अपना इसमें हौसला खो रहे हैं, हाँ, कमज़ोर हो रहे हैं, हाँ, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी इस बुरे वक्त के लिए? जी हाँ, सबसे बड़ा जो हादसा है वो ये है कि हमारे गरीब लोग जो हैं इस देश के, जो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, जिनके पास कोई तरीक़ा नहीं है आइसोलेशन में वो कैसे जाएं, उनको नहीं अंदाज़ा है कि आइसोलेशन नाम की चिड़िया क्या है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हैसियतदार लोग हैं उनके पास एक्स्ट्रा कमरे हैं घरों में, उनके पास रनिंग वाटर है, साफ़ रनिंग वाटर है, वो जितनी बार चाहें हाथ धो लें, वो जितनी बार चाहें नहा लें,
खुद को साफ रखें। तो लेकिन जब हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को प्रचारित करते हैं टीवी पर और सब जगह, और हम साफ ये कह रहे होते हैं कि साफ कर रहिए, हाथ धोते रहिए, अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं, और पानी पीते रहिए, और आइसोलेशन में रहिए, 6 गज की दूरी, ये सारी बातें जो हैं उन लोगों के लिए बड़ी अय्याशी की बातें हैं कि काश उनके पास ये होता कि वो अलग अलग कमरों में रह पाते, 6 गज की दूरी कर पाते, वो रोज़ नहा पाते, वो रोज़ साफ़ पानी से 6 बार 10 बार हाथ धो पाते और साफ़ पानी पी पाते। ऐसे समाज में सबसे पहले जैसे ही कोविड आया था, सरकार का पहला काम ये होना चाहिए था कि हर शहर में, हर गली में वो हैंड वॉश स्टेशंस बनाते और ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराते, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होता और सफाई रहती, जो बुनियादी सफाई की बात है कोविड के दौरान। तो हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि सरकारी नल हुआ करते थे, सरकारी पाइप हुआ करते थे, टैप्स होते थे जिसमें पानी आता था और गरीब आदमी अपनी बाल्टी लगा के, घड़ा लगा के पानी भर लेता था। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें गायब हो गई और सरकार कितनी निष्ठुरता से ये बातें कह रही है गरीब से कि हाथ धोते रहिए। कहाँ हाथ धोए जा करके वो? तो सबसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी अगर इसको मुहिम बनाया जाए और वॉश स्टेशंस बनाए जाएं तो कम से कम ये हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि वो सारे प्रोटोकॉल्स उसको गरीब की नज़र से देखिए। क्या गरीब इस हालत में है कि वो उन प्रोटोकॉल्स को अपना सके, जो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, साबुन, पानी, ये सब जो स्पेस की बात है। मैं ऐसे ऐसे मामलों को जानती हूँ जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को कोविड हुआ, मजदूर थे, कोविड में शौहर मर गया, बाहर का रहने वाला शौहर था, प्रवासी था, उसके पास कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। एक दिन, पूरे दिन लाश घर में पड़ी रही, बच्चे वहीं खेलते रहे, बीवी बेहाल थी कोविड से, और सिविल बॉडीज़ को फ़ोन कर कर के लोग परेशान हो गए कि आइए और ले करके जाइए और इनका क्रियाकर्म करिए। तो जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा हैं, उन पर क्या गुजर रही है वो हम सोच ही नहीं सकते। बहुत से लोगों का दर्द ये है कि उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, बेशक ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेशक, लेकिन कुछ लोगों को तो आप सोच ही नहीं सकते कि उन्हें पता ही नहीं उन्हें हुआ क्या, और वो चले गए। और अक्सर एक ही घर में एक से ज़्यादा अमवात हो रही हैं, मियाँ बीवी, जवान बच्चा या भाई, ये सब एक साथ जा रहे हैं। ये जो खिला है, ये कैसे इससे साइकोलॉजिकली लोग निपटेंगे, कैसे उसको कबूल करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल जनता ने ये दिखाया है कि वो एक दूसरे के साथ खड़ी है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, हैंड होल्डिंग है। हम लोग रात रात भर जाग करके कोशिश करते हैं कि बेड मिल जाए। मैं 5 या 6 ऐसे वॉलंटियर ग्रुप्स का हिस्सा हूँ जो बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, ड्रग्स और प्लाज्मा और इन सब के लिए काम करते हैं। कल रात भी एक साहब जो कि 3 दिन से एम्स में स्ट्रेचर पे, जो ट्रॉली में जो पड़े हुए थे, उनको अंदर बेड सुबह 5 बजे जा कर के बेड मिला। हम लोगों ने लगातार कोशिश की, मशहूर सहाफ़ी रवीश कुमार साहब से ट्वीट कराया, ये सब हुआ और उनको सुबह 5 बजे जा कर के बेड मिला, तब जा कर के नींद आई और सुबह से फिर वही सिलसिला शुरू है। तो हिंदुस्तानी अवाम ने तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और वो कर रहे हैं, और ख़ासकर जो आम लोग हैं वो बहुत एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। काश हमारे जो सरबराह हैं, जो हमारे इक़्तिदार में जो लोग हैं, उन्होंने अक़ल से काम लिया होता। एक बात यह है कि जहाँ जैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार है या दिल्ली में केंद्र की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी के लोग जो हैं वो अपोजिशन से गुहार लगा रहे हैं, वो कांग्रेस से गुहार लगा रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। उन्हें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, उनके सिस्टम ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर सिविल सोसाइटी इतना कर सकती तो सरकार तो पता नहीं कितना कर सकती थी। सरकार ने हमें फेल किया है, हमें नाउम्मीद कर दिया। लेकिन ऐसे में जो लोग हिम्मत अपनी खो रहे हैं, हाँ, बहुत बड़ा मसला है ये। वो अपनी हिम्मत को किस तरीके से कायम रखते हैं? क्योंकि जब तक आप अंदर से मजबूत अपने आप को ना रखें जी, तो यकीनन ही आप ये जंग हार जाएंगे। देखिए, मुझे 2 बार कोविड हुआ है, दोनों बार मैं घर में ही ठीक हुई हूँ टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। और सिर्फ हिम्मत, ये बहुत अहम पहलू है इसका कि हिम्मत नहीं छोड़नी। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 80s में था और घर पे ही रह करके
जो तरीक़े, इतने सब लोगों के पास आजकल जानकारी है, मतलब हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है। पूरा मेडिसिन का प्रोटोकॉल, बिहेवियर का प्रोटोकॉल, क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह सबका प्रोटोकॉल सबके व्हाट्सएप पर है। हम लोग देखते हैं लेकिन ये समझते नहीं हैं कि हमें उसको अपना लेना चाहिए। जब पहला साइन आए, जब पहली निशानी आए कि आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नज़ला ज़ुकाम है, हल्का बुखार है, उस वक्त जो जगना चाहिए, वो जो कोताही है वो जानलेवा कोताही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है उसमें बहुत सारी तस्दीक शुदा चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स ने पोस्ट की हुई हैं, जैसे प्रोनिंग एक्सरसाइज है। कल सुबह की मैं बात बताऊं आपको कि एक नौजवान हमारे जेएनयू का जूनियर साथी, वो असम से है और वो दिल्ली में है इस वक्त, तो वो हॉस्पिटलाइज था 10 दिन से। उसका ऑक्सीजन 80s में था, 84-86 के बीच में, और अब डॉक्टर्स उसको ये रिलीव कर रहे थे कि दूसरे पेशेंट्स को जो ज़्यादा सीरियस हैं उनको मौका मिले, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, यंग बच्चा है, ये सोच करके। तो वो इतना परेशान, और वो फ़ौरन सारे हमारा ग्रुप जो है जेएनयू का उसके लिए बेड ढूंढ रहे थे। मैंने सजेस्ट किया कि बेड तो ढूंढ ही रहे हैं, वो बात की बात है, जब भी मिलेगा वो अपने हाथ में नहीं, लेकिन प्रोनिंग तो शुरू करो। प्रोनिंग शुरू की 2 घंटे के बाद रिटर्न मैसेज है मेरे पास कि उन्होंने कहा शीबा बहुत फ़ायदा हुआ है, अब उसका 92-94 चल रहा है इस वक्त। मैंने कहा 3 सेशन और करें रात तक, और प्रोनिंग से बहुत फ़र्क पड़ेगा, और आराम करें। तो ये जो हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा उठाइए। इतना जो प्रोटीन के हवाले से कि खाने में क्या करना है और क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें, निमोनिया के लिए जो भी प्रोटोकॉल हम लोग घरों में स्टीम से लेकर के, काढ़ा से लेकर के, ये सारी बड़ी कारगर चीज़ें हैं। यकीन करिए बहुत से लोग इससे ठीक हो रहे हैं, इसमें शक नहीं कि जो लोग घरों में ठीक हो रहे हैं उसका शायद कभी कोई आंकड़ा आ पाए। मेरे ख्याल से सबको अपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आकर के बताना चाहिए कि घर में रह करके वो कैसे ठीक हुए, जिससे कि पता चले कि ये बीमारी कितनों को लगी और कितने लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा, उन्होंने अपने आप को घर में ही ठीक किया है। और ये बहुत अहम बात है कि हिम्मत मत छोड़िए। सांसों का ताल्लुक जो है वो आपके पैल्पिटेशन से, आपकी हार्ट बीट से बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप हिम्मत छोड़ने लगते हैं आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स करने लगता है, उसको मत होने दीजिए। मेरी खुद अपनी बहन के साथ ये हो रहा है कि हम उसको हिम्मत दिला रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव है, वो घर में उसका इलाज हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं। कोई रीडिंग ऐसी नहीं जो ख़राब हो, लेकिन सिर्फ हिम्मत की कमी जो होती है हमें उसी पर मेहनत करनी पड़ रही है उसके साथ भी। तो ये बहुत लाजमी है कि जैसे ही आप हिम्मत छोड़ते हैं, आप हाँफने लगते हैं, आप पैल्पिटेशन में जाते हैं, आप एंग्जाइटी में जाते हैं, और वो जो है 4 गुना बढ़ा देती है आपकी परेशानी को। हिम्मत मत हारिए। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं आपको आपकी एंग्जाइटी को लोअर करने के लिए, एंग्जाइटी काबू में करने के लिए, वो सब कीजिए, बहुत कारगर है ये सब। आखिरी सवाल जाते जाते, क्या आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकें? जो मसले हैं ज़िंदगी के और समाज से जुड़े हुए, कैसे वो उनको लड़के आगे बढ़ें और समाज के लिए बेहतरी के काम करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बाशऊर होना चाहिए, हर हवाले से बाशऊर होना चाहिए, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो सियासत हो, और चाहे वो दीन हो। हमें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। कलाम पाक में 43 जगह पर ये अपने कारी से कलाम पाक कहता है, अपने पढ़ने वाले से, कि मैंने तुम्हें इशारा कर दिया है और मैंने तुम्हें अक्ल दी है। तो अक्ल दी है और इशारा कर दिया है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। बाशऊर होने से आप अपने तमाम मसले और अपने आसपास के तमाम मसले हल करेंगे। किसी ख़ानदान में कोई एक शख्स, कोई एक भाई बहन बच्चा अगर बाशऊर होता है तो वो अपने तमाम मसले उस ख़ानदान के हल करता है। तो हर चीज़ पर बुनियादी मसलों पर सोचना शुरू कीजिए। कुछ चीज़ें अच्छी या बुरी क्यों हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें हमें जो छोड़नी है वो कौन सी होनी चाहिए, उसकी हिम्मत लाइए अपने अंदर। जो आपका शऊर जिसके लिए कहता है कि नहीं ये हमारे काम की नहीं है, इंसानियत के काम की नहीं है, उनको दरकिनार करिए। जो नई बातें बहुत ज़रूरी हैं उनको अपनाइए। तो बाशऊर ज़िंदगी जीना सबसे अहम है। लड़कियों के हवाले से एक ख़ास मैसेज ये है कि आप किसी से भी कम नहीं हैं, ना अक़ल में ना जिस्मानी क़ुव्वत में। इसलिए आप अपने घर में अगर 4 बेटियां हैं तो वो 4 के 4 1 और 1 11 बन करके, और 1 और 1 और 1 और 1 का जो एक ताकत बननी चाहिए वो बन करके जिएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़का और लड़की का कोई फ़र्क नहीं है। बाशऊर जो भी होगा वो बहुत समाज के लिए कारआमद होगा। तो इसलिए ज़रूरी है लड़कियां बोलना शुरू करें, लड़कियां समझना शुरू करें, लड़कियां पढ़ना शुरू करें।
आजकल तो पढ़ने, अगर आप नहीं पढ़ पाई हैं, स्कूल नहीं भी जा पाई हैं, तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया में इतना मवाद मैसर है कि आप पूरी अपनी जिस भी शोबे में चाहें अपनी तालीम शुरू कर सकती हैं। तो वहाँ से शुरू करिए। आपका स्मार्टफोन आपके लिए बहुत बड़ी एक गिफ्ट है, जो अगर आप चाहें तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उस स्मार्टफोन का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और शऊर पैदा कीजिए, जानकारी से लबरेज रहिए और अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। हर इंसान कीमती है, हर इंसान इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी, चाहे वो बुज़ुर्ग हो और चाहे वो कोई नौजवान हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील हो जाए। बाशऊर ज़िंदगी या जो विवेकपूर्ण जिसे कहते हैं, विवेकपूर्ण जीवन जो है वो हर इंसान को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कर सकता है। वो मानव संसाधन बन सकता है, अपनी मदद भी करता है, दूसरों की भी करता है। मेरे वालिद साहब की उम्र के लोग, चाहे या मेरी उम्र के लोग या मुझसे आधी उम्र के लोग, ये सारे लोग, जब तक हमारी सांस चल रही है हम इस दुनिया में कारआमद हैं। और इसलिए जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारे पास है, वो शेयर करें और अपने आप को और बेहतर बनाते रहें। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इंसान, हम सब मानव संसाधन में तब्दील होकर के उस लिहाज से सोचना शुरू करें कि हम क्या कर सकते हैं। ये लाजमी है हम सब के लिए इस दौर में। एक शाम टीवी ने जो ये शुरुआत की उसके लिए क्या कहना चाहिए? एक शाम टीवी को बहुत मुबारकबाद। आम जिंदगियों से, जिन्होंने बहुत कम वसाइल से बहुत कुछ हासिल किया है, उन सब लोगों को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं और इस तरह से एक इंस्पिरेशन का माहौल पैदा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इंसान किसी महरूमी का शिकार ना हो, ज़हनी तौर पे अपने आप को महरूम ना समझे। तो ये बहुत खूबसूरत पहल है। हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। एक शाम टीवी के नाम वो काम बहुत खूबसूरती से सरअंजाम दे रहा है। आपको बहुत मुबारकबाद। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। तो सुना आपने शीबा असलम फ़हमी साहिबा को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कितनी मुश्किलात में तय किया और क्या क्या उन्होंने मुसीबतों के सामने किए। लेकिन अगर आपके दिल में जज्बा है और कुछ कर गुजरने का हौसला है तो आप समाज की बुराइयों से अच्छे से लड़ सकते हैं और उसको बदलने की ताकत भी अपने अंदर रखते हैं। तो ज़रूरत है कि लोग ऐसे जो समाज की बुराइयों से लड़ रहे हैं वो उनको लगातार लड़ते रहें और जो समाज में आपसी भाईचारे का पैगाम है और जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने का काम लगातार करते रहें। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में हमारे साथ इस वक्त जो एक बीमारी कोरोना वायरस नाम की ये पनप रही है, लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है इससे घिरे हुए हैं, वो जो सरकार की गाइडलाइन है, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन है, वो सबका उसका पालन करें और हिम्मत अपनी जो है वो टूटने ना दें। क्योंकि अगर आपकी हिम्मत आपके अंदर मौजूद है तो आप किसी भी बीमारी से, किसी भी तकलीफ से लड़ सकते हैं। एक शाम टीवी का अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है और आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।